हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप समझेंगे चतुर्भुज क्या होती है, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज कितने प्रकार की होती हैं और इनके बीच में आपस में जो संबंध है वो हम स्थापित करेंगे और चतुर्भुज के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, यदि हमारे पास चार बिंदु संरेखीय हैं, संरेखीय का मतलब क्या है कि वो एक ही रेखा के ऊपर है, ये चार बिंदु है, एक ही रेखा पर है यानी संरेख बिंदु हैं, तो इससे हमें क्या मिलता है। ये जो आकृति एक मिली है ये क्या है, एक रेखाखंड है। और इसी प्रकार यदि चार बिंदुओं में से तीन बिंदु संरेख हों और तीन बिंदु ही संरेख हों तो देखिए ये हमारे पास एक, ये दो और तीन, ये तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख हैं, इनको मिलाते हैं और चौथा बिंदु जो है वो कहीं और है। तो अगर इन चारों बिंदुओं को हम आपस में मिलाएं तो ये जो आकृति मिली है ये क्या मिली है, हमें त्रिभुज मिली है। यदि चार बिंदुओं में से कोई तीन बिंदु संरेखीय न हों, कोई तीन बिंदु संरेखीय न हों, दो बिंदु हो सकते हैं, तो तीन बिंदु संरेखीय नहीं हैं तो हमें कौन सी आकृति मिलेगी, दो हमने यहाँ पे लिए और दो हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो इससे जो आकृति मिलेगी वो हम देखते हैं कौन सी मिलेगी। इन चारों बिंदुओं को मिला रहे हैं, ये जो आकृति तीन है, यदि चार बिंदुओं में से तीन बिंदु संरेखीय नहीं हैं तो हमें एक चतुर्भुज मिल रही है। और इसी प्रकार यदि हमारे पास एक बिंदु यहाँ पे है और एक यहाँ पे है और एक यहाँ है और ये बिंदु हैं, तो इनको मिलाते हैं तो देखते हैं कौन सी आकृति मिलेगी। ये जो 4 नंबर आकृति मिली है हमें, ये भी क्या है, एक चतुर्भुज है। तो इस प्रकार चार बिंदुओं को एक क्रम में जोड़ने से इस प्रकार जो आकृतियाँ 3 और 4 में मिली हैं इनको हम चतुर्भुज कहते हैं, यानी क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अगर हम जो आकृति 3 और 4 है इनको विकर्णों को मिलाते हैं तो देखिए हमने इन दोनों जो चतुर्भुज है इनके विकर्णों को मिलाया तो इसके विकर्णों से बना जो भाग है वो सारा क्या है, अभ्यंतर भाग है। और इस आकृति के जो विकर्णों को मिला, इस विकर्ण को मिलाने से जो भाग बना है वो चतुर्भुज के बाह्य भाग यानी बहिर्भाग बना है। तो इस आकृति को जो हम कहते हैं, जिस चतुर्भुज में विकर्णों को मिलाने से अभ्यंतर भाग बने उसको हम उत्तल बहुभुज कहते हैं और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स। जिस चतुर्भुज में उनके विकर्णों का कोई भाग बहिर्भाग बने तो उसको हम अवतल बहुभुज कहते हैं। तो देखिए ये हमने कक्षा 8 में पढ़ा है कि उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज क्या होती हैं। तो उत्तल बहुभुज वो होती हैं जिनके विकर्णों से कोई बहिर्भाग नहीं बनता और अवतल बहुभुज वो होती है जिनके विकर्णों से बहिर्भाग बनता है। इस अध्याय में हम आकृति ये जो 3 में दी गई चतुर्भुज है ऐसी ही चतुर्भुजों का ही अध्ययन करेंगे और आकृति जो 4 में दी गई है इस प्रकार के चतुर्भुज का हम अध्ययन नहीं करेंगे। ये हमारे पास चतुर्भुज एक ABCD है, इसमें भुजाएं कौन कौन सी हैं, तो इसमें 4 भुजाएं हैं, वो कौन सी हैं, AB, BC, CD और DA हैं। ये क्या है, AB, BC, CD और DA जो हैं इस ABCD चतुर्भुज की 4 भुजाएं हैं। 4 शीर्ष कौन कौन से हैं, A, B, C और D हैं। तो जो ये चतुर्भुज ABCD है इसके शीर्ष हैं A, B, C और D। तो इसी प्रकार चतुर्भुज ABCD में 4 कोण होते हैं। कौन कौन से कोण हैं, देखिए कोण A, कोण B, कोण C और कोण D हैं। ये जो कोण हैं ये क्या है, कोण A है, ये कोण B है, ये कोण C है और ये कोण क्या है, D है। ये 4 कोण हैं। हम इन सम्मुख शीर्षों को जोड़ते हैं। अब हमने सम्मुख शीर्षों को जोड़ने पर हमें विकर्ण प्राप्त हुए हैं। विकर्ण
इसको हम इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं। कौन कौन से हैं? AC और BD हैं। AC और BD क्या हैं? चतुर्भुज ABCD के विकर्ण हैं। आगे इस वीडियो में समझते हैं कि चतुर्भुज ABCD के चारों कोणों का योग कितना होता है। ये चतुर्भुज ABCD है हमारे पास। चतुर्भुज का कोण योग गुण हम ज्ञात करते हैं। विकर्ण AC को मिलाया तो अब देखिए हमारे पास ये जो विकर्ण है इस चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में विभाजित करता है। एक हमारे पास ABC है और दूसरी हमारे पास DAC है। त्रिभुज ABC में देखिए ये एंगल है और ये एंगल और ये एंगल है। तो ये एंगल कौन सा हो गया? एंगल CAB प्लस एंगल B प्लस एंगल BCA त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो इस प्रकार इन तीनों कोणों का योग कितना हो गया? 180 डिग्री। इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम लेते हैं त्रिभुज DAC में। देखिए ये जो एंगल है वो क्या है? एंगल DAC, ये एंगल DAC प्लस एंगल ACD, ये जो एंगल है एंगल, इनको आप ऐसे दर्शा सकते हैं। एंगल ACD प्लस एंगल D, ये जो एंगल है एंगल D। तो इस त्रिभुज के भी तीनों कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री है। अब इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं। 1 और 2 को जोड़ने पर लेफ्ट हैंड साइड में हम लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर देते हैं और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को ऐड कर देते हैं। तो देखिए हमें मिलता है एंगल CAB प्लस एंगल B प्लस एंगल BCA, इसकी लेफ्ट हैंड साइड होगी कि 2 नंबर है समीकरण, उसके हम लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे। एंगल DAC प्लस एंगल ACD प्लस एंगल D बराबर 180 इधर है 180 ये है, तो यानी 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। देखिए एंगल CAB में हम DAC को ऐड कर देते हैं। तो एंगल CAB प्लस एंगल DAC प्लस एंगल B, इसको हमने लिया। अब हम प्लस एंगल BCA एंगल जो BCA है और इसमें हम जोड़ देते हैं एंगल ACD को, यानी ये जो एंगल है इन दोनों एंगल को हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। एंगल ACD और प्लस एंगल D, और 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया। अब देखिए एंगल CAB और DAC, ये दोनों एंगलों को जब हम जोड़ रहे हैं तो ये क्या बन गया? एंगल A। तो एंगल A प्लस एंगल B एज इट इज़ प्लस एंगल BCA और ACD, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कौन सा एंगल मिलेगा हमें? एंगल C प्लस एंगल D, तो इज इक्वल टू कितना आ गया? 360 डिग्री आ गया। तो अतः चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इस प्रकार सभी जो चतुर्भुज होती हैं उनके अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब हम आगे वीडियो में चतुर्भुज के प्रकार के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि चतुर्भुज कितने प्रकार की होती हैं और इनके बीच में क्या संबंध है। चतुर्भुज के प्रकार, ये हमारे पास 6 प्रकार के चतुर्भुज हैं। आकृति 1 में चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाएं AB और CD एक युग्म समांतर हैं। तो ये चतुर्भुज ABCD है। इसके AB और जो CD भुजाएं हैं, जो सम्मुख भुजाएं हैं, ये क्या हैं? समांतर है। तो यह एक समलंब कहलाता है। यह क्या कहलाता है? एक समलंब कहलाता है। इंग्लिश में इसे ट्रेपेजियम कहते हैं। चतुर्भुज में यदि भुजाओं का एक युग्म समांतर हो तो उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। आकृति 2, 3, 4 और 5 में दिए गए सभी चतुर्भुज
में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हैं। इसमें तो कितना था, एक युग्म समांतर था, इनमें क्या है, दोनों युग्म समांतर हैं और ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। इंग्लिश में इसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दो युग्म समांतर हों तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो इस प्रकार ये सभी आकृतियां जो है 2 से लेकर के 5 तक ये क्या है, समांतर चतुर्भुज हैं। आकृति 3 में, आकृति 3 के समांतर चतुर्भुज MNRS में एक कोण क्या है, 90 डिग्री का है, यानी एक कोण समकोण है। तो यह क्या है, एक आयत है। समांतर चतुर्भुज MNRS में एक कोण समकोण है तो यह एक आयत कहलाता है। तो इसमें क्या है, सम्मुख भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। MN बराबर RS है और NR बराबर MS है, क्योंकि अगर सम्मुख भुजाओं के जो युग्म हैं समांतर हैं तो सम्मुख भुजाओं के युग्म क्या होंगे, बराबर भी होंगे। तो इस प्रकार यह चतुर्भुज एक आयत है। आकृति 4 में दिए गए समांतर चतुर्भुज ABCD की सभी भुजाएं बराबर हैं। अगर ये सभी भुजाएं बराबर हैं तो यह एक समचतुर्भुज कहलाता है और इंग्लिश में इसे हम रोम्बस कहते हैं। आकृति 5 के समांतर चतुर्भुज ABCD में एक कोण जो है वो 90 डिग्री का है और सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। जो ये समचतुर्भुज था, अगर इसका ये एक कोण 90 डिग्री का हो जाएगा तो ये प्रत्येक कोण भी कितने के हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे और सभी भुजाएं क्या हैं, ये बराबर हैं। अगर ये सभी भुजाएं बराबर हैं और एक कोण 90 डिग्री का है तो यह एक वर्ग कहलाता है, यानी यह वर्ग को हम इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। तो स्क्वायर क्या, वर्ग क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो वह चतुर्भुज एक वर्ग कहलाता है। आकृति 6 के चतुर्भुज ABCD में AB बराबर BC है और AD बराबर CD है, अर्थात आसन भुजाओं के युग्म बराबर हैं, तो यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। यह चतुर्भुज एक पतंग कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हम काइट कहते हैं। वर्ग, आयत और समचतुर्भुज में से प्रत्येक एक समांतर चतुर्भुज होता है। ये क्या है, ये वर्ग है, ये एक समचतुर्भुज है और ये क्या है, एक आयत है। और ये तीनों आकृतियाँ क्या हैं, एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों, समांतर चतुर्भुज वो होती है जिनमें सम्मुख भुजाओं के जो दोनों युग्म हैं वो समांतर हों। तो आयत में भी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं, समचतुर्भुज में भी दोनों सम्मुख भुजाओं के युग्म समांतर होते हैं और वर्ग में भी सम्मुख भुजाओं के जो दोनों युग्म हैं वो समांतर होते हैं। इसलिए वर्ग, समचतुर्भुज और आयत सभी क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं। एक वर्ग जो है, एक वर्ग एक आयत है और एक वर्ग एक समचतुर्भुज भी है। यानी वर्ग जो है वो क्या है, एक आयत भी है। तो आयत क्या होता है, जिसमें सम्मुख भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तो ये शर्त भी वर्ग पर लागू होती है, क्योंकि वर्ग में भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए हम वर्ग को एक आयत कह सकते हैं। तो वर्ग एक समचतुर्भुज भी होता है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए एक वर्ग को हम समचतुर्भुज कह सकते हैं। पतंग एक समांतर चतुर्भुज नहीं होता। ये जो पतंग है यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। समलंब एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। ये जो समलंब है वो एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि समलंब का एक भुजाओं का एक युग्म ही समांतर होता है, दूसरा युग्म समांतर नहीं होता, इसलिए समलंब एक समांतर चतुर्भुज नहीं होता। एक आयत अथवा एक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं है। एक आयत जो है ये आयत है और यह क्या है, एक समचतुर्भुज है। तो ये दोनों क्या है, वर्ग नहीं है, क्योंकि वर्ग होने के लिए अब जैसे समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है। यदि समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा तभी समचतुर्भुज एक वर्ग कहलाएगा, इसलिए समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं होता। और इसी प्रकार आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं तो वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए आयत को हम एक वर्ग नहीं कह सकते, लेकिन वर्ग को हम एक आयत कह सकते हैं। हमने इस वीडियो में चतुर्भुजों के बारे में विस्तृत चर्चा की। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए विषय वस्तु आपको
समझ में आई है।